Hello students, today we are starting our chapter Chemical Kinetics. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे उनके वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं अबाउट द थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वो यूनिट हमें किस बारे में बताती थी, देन हम आएंगे अपने केमिकल काइनेटिक्स पर। तो देखिए, जब मैंने बात की थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स इज अ वेरी फेमस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब ये मुझे क्या बताती है? इट टेल्स मी अबाउट द feasibility of a reaction. It tells me about the feasibility of a reaction कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसकी feasibility के बारे में मुझे कौन बताता है? थर्मोडायनामिक्स बताता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ इक्विलिब्रियम की। ये भी यूनिट आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। इक्विलिब्रियम मुझे क्या बताता है? अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इट टेल्स मी अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन हो रही है तो कितनी हो रही है? 50% हो रही है, 70% हो रही है, 100% हो रही है। ये बातें मुझे इन दो यूनिट से पता चल गई हैं। नाउ टुडे आई विल रीड अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं यहां पर मेंशन कर रही हूं, ये केमिकल काइनेटिक्स अब मुझे क्या बताने वाली है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मुझे बताएगी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ये मुझे बताने वाली है अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन हो तो रही है प्रॉफिट, कितने रेट से हो रही है, उसकी स्पीड क्या चल रही है। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी ऑटोमोबाइल है, एक्टिवा बाइक है, मैं कहती हूँ कि 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, तो यानी वो स्पीड मेरे को कैसे बताता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, किलोमीटर पर आवर बोला ना मैंने। सेम इसी तरीके से जो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं अबाउट द रिएक्शंस, थर्मोडायनेमिक्स ने मुझे बताया कि भाई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बिकॉज कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जिनको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो फिजिबल नहीं हो पाती। The second unit is equilibrium. Equilibrium tells me about the extent of reaction की reaction हो रही है तो कितने extent तक हो रही है। The third one is about the chemical kinetics. Chemical kinetics बताते हैं भाई ये मेरे को पता चल गया रिएक्शन हो रही है, इतने तक रिएक्शन हो गई, लेकिन की स्पीड पे रिएक्शन हो रही है ये मुझे कौन बता रहा है? केमिकल काइनेटिक्स बता रहा है। केमिकल का मतलब केमिस्ट्री जिसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, काइनेटिक्स वर्ड आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में बहुत ज्यादा कि मूवमेंट की वजह से आता है ये वर्ड। सो आई होप मीनिंग क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल हम मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। रेट, रेट मैंने बोला ना, डिवाइड में क्या आएगा? टाइम आएगा। तो सपोज करते हैं एक रिएक्शन आर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? पी में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। आर पी में कन्वर्ट हो रहा है तो देखिएगा किसी भी रिएक्शन का रेट किस तरीके से लिखा जाएगा? रेट ऑफ आर रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम? दो तरीके हैं लिखने के। यहाँ पे माइनस लिख रही हूँ, यहाँ पे प्लस लिख रही हूँ। माइनस क्यों लिखा वो दिखेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड में टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में टाइम। अब रेट की बात करें तो डिवाइड में टाइम का होना बहुत जरूरी है। आर की कंसंट्रेशन क्या होती है देखिएगा, जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगी ऑब्वियसली रिएक्टेंट घटते जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, तो रिएक्टेंट क्या होगा? माइनस में होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस में होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारा रेट है दैट विल बी इक्वल टू डेल आर बाय डेल टी। ये चीज तो माइनस में
और ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। देखिए मैं रिपीट कर रही हूं, डिफरेंशियल यानी कि मेरे को डी चेंज देखना है, मैथ्स में आप पढ़ के आए हैं। रेट इक्वेशन, रेट यानी कि डिवाइड में क्या आने वाला है, टाइम आने वाला है। फॉर मैंने एक रिएक्शन जनरल कंसीडर की, आर इज कन्वर्टेड इनटू द पी, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय टाइम। ये चीज तो क्या जाएगी माइनस में, बिकॉज मुझे पता रिएक्टेंट घटता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाय टाइम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। और इस वे में अगर लिखा जाए रेट क्या होगा, माइनस डेल आर, डेल यानी कि चेंज के लिए, और जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं इनके एग्जांपल्स पे कि अगर मुझे इक्वेशन गिवन हो, कोई रिएक्शन गिवन है, उसके लिए मुझे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन किस तरीके से राइट करनी है। देखिएगा Hg, मरकरी की बात की जा रही है, मरकरी प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, HgCl2। तो देखिए यहां मैं हेडिंग डाल रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मरकरी आपका माइनस होता जाएगा, क्लोरीन भी आपका रिएक्टेंट में है, ये भी माइनस होता जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, ये प्लस में आएगा। सो देखिए इस तरीके से मुझे लिखना है रेट ऑफ अ रिएक्शन, जितने रिएक्टेंट हो गए उनको माइनस में ले लेना है, प्रोडक्ट को प्लस में ले लेना है, डेल लगाएंगे चेंज के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे कॉन्सेंट्रेशन के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब यहां पर क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ मोल्स 2 होने का मतलब क्या है कि वो चीज क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। देखिए कैसे, अब आपका यहाँ पे 2H है, सो आई विल राइट हियर 1/2। यहां की बात करते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज प्रोडक्ट में आ गया। तो इस तरीके से हम मुझे क्या करनी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी होगी। तो सीबीएसई एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द रेट एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो रिएक्शन के रेट को डिफाइन करने वाला है। देखिएगा अब मैं एक रिएक्शन कंसीडर कर रही हूं कि ए और बी मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। ए एंड बी आर द रिएक्टेंट, सी एंड डी आर द प्रोडक्ट। अब देखिएगा जो मेरा स्मॉल एबीसीडी है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, कि कैपिटल ए के मैंने कितने मोल्स लेने हैं, स्मॉल ए, कैपिटल बी के कितने लेने हैं, स्मॉल बी। सो देखिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to the power x and y। अब x and y may or may not be equal to the stoichiometric coefficient। ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद देखिए जब मैंने क्या किया, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो आपके पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। वी कैन राइट हियर इस तरीके से, जहां पे के क्या आपका रेट कांस्टेंट है, और जो आपके एक्स और वाई है
ये आपकी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपके ए एंड बी है उसके इक्वल हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते। सो हियर आई कैन राइट कि के तो आ चुका है मेरा रेट कांस्टेंट, उसके बाद जो मेरा x एंड y बचा, एक्चुअल में x प्लस वाई क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे पता चलेगा, x प्लस वाई से पता चलेगा। So this is your final rate expression. Now देखिए what do you mean by order? Order को कैसे डिफाइन किया जाएगा वो देखते हैं। It is defined as sum of power of concentration of reactant involved in rate law expression। देखिएगा ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया गया है कि रेट लो एक्सप्रेशन के टर्म की बात की जाती है। रेट लो एक्सप्रेशन में क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, हमें सम लेना है। किसका सम लेना है, रिएक्टेंट की जितनी भी कंसंट्रेशन होंगी उसकी जो पावर होती है, जो भी हम बात कर रहे थे एक्स एंड वाई, उनका सम लेना है। देखिएगा किस तरीके से डिफाइन किया था। ऑर्डर क्या होगा, जो रेट लो एक्सप्रेशन हमने लिखा वहां पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनकी पावर का सम क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। यही बात तो मैंने यहां पर लिखी है। सो हमारी रिएक्शन ऑर्डर हमारा 0 भी हो सकता है, ऑर्डर हमारा 1 भी हो सकता है, ऑर्डर हमारा 2 भी हो सकता है, एंड इट इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी कि किसी भी रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा वो सब एक्सपेरिमेंटल है। मैं रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकती कि भाई इसका ऑर्डर ये होगा, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा कि ये इसका ऑर्डर है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आएगा। द क्वेश्चन इज, देखिए, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। रेट एक्सप्रेशन हमें गिवन है। ओके, रेट एक्सप्रेशन गिवन है देन तो इजी हो जाएगा काम बहुत, क्योंकि पावर्स गिवन है, मुझे पावर्स को ही तो ऐड करना है। देखिए किस तरीके से आंसर्स में ए की बात करती हूँ, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑर्डर कैसे पता चलेगा, 1/2 प्लस 3/2। 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4/2 मीन्स के आंसर क्या आ गया 2। सो दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद बी पार्ट की अगर बात की जाए, बी पार्ट भी सिमिलर होगा। हम यहां कर लेते हैं बी पार्ट को। क्या करना होगा, मुझे इनकी पावर्स को ऐड करना है। तो ये 3/2 है, ये -1 है, दैट इज हाफ। तो इट इज हाफ ऑर्डर रिएक्शन, और ये क्या होगी हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। सो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। The next one is units of rate constant। जो रेट कांस्टेंट के की बात हम कर रहे थे उसकी क्या यूनिट रहने वाली है। देखिए जो यहां पे हमने बात की ना रेट कांस्टेंट की, के की, तो देखिए यहां पे मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा के है वो क्या होगा, रेट डिवाइडेड में ए की पावर एक्स बी की पावर वाई लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब इसी से मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। देखिएगा इस तरीके से लिख सकते हैं हम रेट को, या सॉरी हमें क्या करना था, के लिखना था इस तरीके से। अब केमिस्ट्री की टर्म्स में रेट की बात की, इट इज कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। और अगर मैं कंडीशन पुट कर दूं
कि मेरा ए और बी की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। ये कंडीशन अगर मैं पुट कर दूं, कंसंट्रेशन इक्वल होने की वजह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों आपके सेम हो गई, कंसंट्रेशन की पावर n, बिकॉज x प्लस वाई को हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, कि जो भी रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो यहाँ पुट कर दिया जाएगा एंड वी कैन कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले बात की, अगर ऑर्डर है जीरो, जीरो ऑर्डर है, तो आइए पुट कीजिए कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इनटू में कंसंट्रेशन की पावर जीरो, यही पुट होगा। अब आपको पता है किसी की पावर जीरो हो द रिजल्टेंट विल बी 1, तो कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या आ जाएगी ऊपर आके, पर सेकेंड। सो ये किसके लिए होगी, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास ये रहेगी। उसके बाद इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर देखिए क्या कहता है, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इनटू में कंसंट्रेशन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन पे कॉन्सेंट्रेशन कट, ये क्या बचा, पर सेकेंड। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम इनटू में 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, मोल पर लीटर आना चाहिए था, ऊपर आगे क्या हो जाएगा, पर मोल लीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके पे हम क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पुट किया जाता है। देखिए, द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट गिवन है, वैल्यू क्या है, हमें मैग्नीट्यूड की बात बिल्कुल नहीं करनी, मेरे को जस्ट क्या करना है, यहां से पहचानना है और आंसर लिखना है। लाइक क्या है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। चेक करते हैं, लीटर पर मोल पर सेकेंड क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर की हेडिंग डालेंगे दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद बात की जाती है 3 × 10⁴ पर सेकेंड। अब आपका पर सेकेंड में गिवन है, पर सेकेंड में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी के ऊपर। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में और पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी। सो ऑर्डर को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब चलते हैं मॉलिक्युलैरिटी की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of the reactant site collides to give the product। देखिए, मॉलिक्युलैरिटी को सिंपल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन किया गया है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट की कोलाइड होते, टकराते हैं। अरे भाई, रिएक्टेंट को ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो रिएक्टेंट जितने कोलाइड होंगे उतनी क्या बनेगा, मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट कोलाइड टू गिव द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो हमारी मॉलिक्युलैरिटी, मान लीजिए हमारी मॉलिक्युलैरिटी 1 आती है, तो कुछ रिएक्शन हमारे पास होंगी यूनिमॉलिक्यूलर, कुछ रिएक्शन होंगी बायमॉलिक्यूलर, कुछ रिएक्शन होंगी ट्राइमॉलिक्यूलर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्युलैरिटी को चेक कर सकते हैं। ऑर्डर तो था हमारा एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, बट इसको हम देखकर बता सकते हैं कि हाँ इतनी मॉलिक्युलैरिटी की है, बिकॉज कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे क्लियरली हमें पता चल जाएगा।
ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन और किस तरीके के पूछे जाते हैं? फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी, ए प्लस बी मुझे क्या कर रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है कुछ इस तरीके से। रेट लो मेरे को गिवन है, रेट लो क्या कहता है? आर इज इक्वल टू के ए हाफ बी ट्वाइस। मुझे क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अभी हमने पढ़ा ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? पावर को ऐड कर देते हैं। सो मुझे क्लियरली दिख रहा है 1 प्लस हाफ प्लस 2 2.5। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 2.5 होगा। सो इस तरीके के 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x to y। देखिए मेरे को क्या करना है? मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है। x किस में कन्वर्ट होगा? y में कन्वर्ट होगा। जब मैं x और y को कन्वर्ट करूंगी वो क्या फॉलो करेगा? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है? कि जो रेट होगा दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड होने वाला है। अगर बोलते फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगा। अब मैंने बोला सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स तो दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगा, दैट इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी कि अब जो आपका रेट रहने वाला है, अब मुझे नहीं पता, देखिए क्या है, कुछ इस तरीके से मैं मानकर चल रही हूं। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब तो ये होता था कि यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट आते थे, बट मुझे यहाँ दिख रहा है एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट तो एक ही है। तो अब मुझे क्या करना है? देखिए सिचुएशन में इट इज लाइक दिस। ये क्या फॉलो कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है। अब आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। अगर एक्स की कंसंट्रेशन को मैं 3 गुना बढ़ा देती हूं तो वहां पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। तो यही तो पूछा है, हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो मैं यहां पे लिखूंगी रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 9 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को यहां पे कवर अप करना है। देखिए द नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? किसी चीज के टुकड़े करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा करना। तो हमारे सिलेबस में देखिए एक तो आएगी जीरो ऑर्डर, एक आएगी हाफ ऑर्डर, एक आएगी फर्स्ट ऑर्डर। मतलब क्या है वो समझते हैं यहाँ पे। अब मैंने बोला कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, यानी कि जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, और यहाँ पे जो रेट होगा वो क्या होगा? कंसंट्रेशन पे, एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। हाफ का मतलब आधे पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके पे अब हमें क्या करनी होंगी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करनी होंगी। डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, एग्जाम में बहुत रेयर चांस है, पर हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी हम देखेंगे। देखिए ग्राफ की बात की जाती है, ग्राफ आर द वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द ग्राफ फॉर, ये हमारा रहेगा जीरो ऑर्डर के लिए। दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये जो दो ग्राफ रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं मेरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे करेंगे अब हम इन्हें। यहां देखो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ आर, मैं ऐसे लिख दूं, और टाइम के बीच में यहां क्या आ गया? आर नोट। आर नोट क्या है मेरा? इनिशियल हो गया। इसी तरह जब मैंने यहां बात की, ये क्या है? एल एन आर। वो आर था, ये क्या है? एल एन आर है। ऐसे हमें इनमें ये डिफरेंस हो रही है, टाइम के बीच में हो रही है। स्लोप यहाँ का भी नेगेटिव है, यहाँ का भी नेगेटिव है। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान। और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए log आर नोट बाय आर, और टाइम के बीच स्लोप आपको गिवन है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके के आ सकते हैं। कई बार मुझे ग्राफ दे दिया जाता है, मुझसे ऑर्डर पूछा जाता है, और कई बार खुद से बोल दिया जाता है ड्रा द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो और फर्स्ट के एक ग्राफ तो आपका लगभग सेम है, एल का डिफरेंस आएगा, और नेक्स्ट आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके का ग्राफ का क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा बनता है।
ओके अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। अब यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर बात की जाए किस तरीके का क्वेश्चन रहता है, देखिए टी हाफ की बात करूं, हाफ लाइफ की, दैट विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। 693 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, के क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। उसके बाद इसकी बात की जाए, टाइम क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाय के, log r नॉट बाय r। ये हमें एक्सप्रेशंस का यूज करके अब क्या करना होगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और 1 मार्क्स में हमारे पास कई बार ये क्वेश्चन भी रहता है। यहाँ पे आपका आर नोट क्या इनिशियल और आर क्या आपका फाइनल। देखिए क्वेश्चन क्या है, पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दी गई है, कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। आपको शो करना है जो टाइम रिक्वायर्ड है 99% कंप्लीशन के लिए, यानी रिएक्शन कितनी कवर करनी है मुझे, 99% कवर करनी है। वो क्या होगा, 2 गुना होगा एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। किसके कंपैरिजन में, जब मेरे को 90% कंप्लीट करनी होगी। तो टी 99% के लिए फॉर्मूला सबसे पहले पुट करते हैं। क्या आना चाहिए था, log r नोट बाय r, यही है फॉर्मूले में। अब मैंने आपको कहा r नोट इज द इनिशियल एंड r इज द फाइनल। तो r नोट देखिए भाई, इनिशियल तो क्या रहेगा 100 रहेगा, और 99% कंप्लीट हो चुकी है, बची कितनी है 1% बची है। लिख सकते हैं फिर log 10⁻²। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 log 10 लिख सकते हैं। और हमें पता है log 10 की वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है। सो इट कैन बी रिटन एज कि जो मेरा t 99% होगा इट इज 2.303 डिवाइड बाय k मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से लिखें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मुझे क्या करना है, ट्वाइस प्रूव करने के लिए t 90% भी निकालना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट करते हैं, t 90% कैसे होगा, 2.303 डिवाइड बाय के लोग, अगेन वही आर नोट डिवाइड बाय आर। तो आर नोट क्या रहता है, इनिशियल रहता है। तो इनिशियल कितना है मेरे पास 100 है, फाइनल बचा कितना 10 बचा। तो log 100 बाय 10 इट इज 2.303 डिवाइड बाय के, ये कितना बचता है log 10। एंड एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ log 10 इज 1, सो t 90% इज 2.303 डिवाइडेड बाय के। अब मुझे क्या करना है, प्रूव करना था। तो देखिए t 99% कितना निकला था और t 90% कितना निकला है। 99 में 2.303 डिवाइड बाय के के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, और ये इतना ही है 2.303 डिवाइड बाय के। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई 2 और ये ऐसे, इससे ही क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें समझ आ रहा है कि जो t 99% था वो क्या है, ट्वाइस है t 90% के। तो यही चीज तो देखिए मुझे यहां पर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज twice the time required for 90% of the completion of reaction. नेक्स्ट देखिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट हमारा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, हमने उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए यहां एक लाइन लिख रही हूं, पूरा रिएक्शन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री, कि किसी भी रिएक्शन में अगर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है
rate of reaction becomes double। क्या फैक्ट लिखा है कि किसी भी रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब इस चीज को एक्सप्लेन किसने किया, अर्हेनियस नाम के बंदे ने किया था, जिसको बोला जाता है अर्हेनियस इक्वेशन। अब अर्हेनियस इक्वेशन देखिए क्या कहती है, K is equal to K the rate constant, A is Arrhenius constant, E एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन में RT। अब ये E क्या है यहाँ पे, E is the activation energy, E is the एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो कन्वर्ट होने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आइए अब आगे देखते हैं, एक टॉपिक हमारा बीच में रह गया था, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब तो क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन एक ही कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, इतनी ही बात की थी। स्यूडो का मतलब क्या हो जाएगा, स्यूडो मतलब कि इमेजिनरी, यानी कि रिएक्शन होगी तो किसी और ऑर्डर की, लेकिन हम मान के चलेंगे कि वो कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। अब ये होगा कैसे, देखिए अब मुझे क्या करना है, दो रिएक्टेंट लेने हैं, जैसे हम कहते हैं ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए और बी आपका सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर का मतलब तो ये होना चाहिए एक पे डिपेंड करेगा, बट मुझे यहाँ दिख रहा है भाई दो पे डिपेंड करेगा। अब कैसे पता चला ये चीज, हमें क्या करना है, एक रिएक्टेंट तो लेना है नॉर्मल कि 10 मोल ले लीजिए, मान लिया हमने एक रिएक्टेंट के तो ले लिए 10 मोल, और एक रिएक्टेंट को हमने ले लिया 0.01 मोल, यानी एक बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया और एक कम, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स हो गया। तो आप देखेंगे जब मैं रिएक्शन कराती हूँ तो 10 मोल में से हल्का सा अगर कम हुआ है 9.999 बचा, नेग्लिजिबल है, लगभग सेम है, लेकिन इसमें से करूंगी ये 0 हो जाएगा। तो ये तो अफेक्ट नहीं हुआ, इसके ऊपर अफेक्शन आया। अब जो अफेक्शन आया यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एक के ऊपर डिपेंड करे ना, दूसरे के ऊपर डिपेंड तो करे ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट को जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तब ऐसा होता है। अब मैं एग्जांपल पे आती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए भाई एग्जाम्पल क्या लेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट लेते हैं सबसे पहले, और मुझे क्या करनी होगी उसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगी H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसिटिक एसिड बन रहा है और आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि अगर टाइम मेरे पास 0 है, टाइम 0 की बात की, इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए ले ली मैंने 0.01 मोल, इसकी मैंने ले ली 10 मोल, तो प्रोडक्ट तो मेरी क्या है, दोनों ही 0 हैं। बट अब मैं सेकेंड कंडीशन पर आती हूँ। द सेकेंड कंडीशन इज, अगर मैंने टाइम को ले लिया t, कोई भी टाइम t मान लिया, तो देखिए क्या होगा, ये आपका क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 9.9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1, 0.1 आ जाएगा, यानी कि ये वाला तो नेग्लिजिबल है। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि CH3 COO C2H5, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। So this is the concept of pseudo first order reaction, very important for 2 marks. नेक्स्ट देखिए भाई, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा यहाँ जब करे थे टेम्परेचर डिपेंडेंस,
कि अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दूं, रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी अब मैं दो टेम्परेचर की बात करूंगी, दो रेट कांस्टेंट की बात करूंगी। तो क्या फॉर्मूला बनता है, log K2 by K1 इज इक्वल टू EA बाय EA इज योर एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R 1 by T1 माइनस T2। इसको हम क्या करेंगे, इट इज 1 by T1 और T2। अब इसकी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, तो आइए उसे देख लेते हैं पहले। देखिए द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है जब हमने टेम्परेचर यहाँ से यहाँ चेंज किया। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। देख लेते हैं एक बार क्या फॉर्मूला था, EA बाय 2.303 बाय R है भाई। वन बाय T1 माइनस 1 बाय T2 इस तरीके से। अब बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, क्वाड्रपल। क्वाड्रपल यानी कि 4 गुना हो जाता है। 4 गुना यानी कि पहले अगर K1 है तो ये क्या हो जाएगा 4K1, यानी कि क्या आ गया log 4 EA। ये अभी मैं एज इट इज रखती हूँ, EA अपॉन में 2.303। R की वैल्यू मेरे को पता है 8.314। जिसको नहीं पता मैं मेंशन कर देती हूँ, R की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। और 1 बाय T1 माइनस T2 यानी कि 1 बाय कहां से कहां तक गया, 293 से 313 तक गया ना, लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, आराम से निकालना है। log 4 की बात की जाए, इसकी वैल्यू क्या रहती है, 0.6020 रहती है। तो यहां पर पुट कर देते हैं 0.6020 ये डिवाइड बाय ये एज इट इज। अब हम देखिए जब इनका एलसीएम लेंगे 290 और 313 का, किस तरीके से लिखा जा सकता है। और यहाँ क्या हो जाएगा 313 माइनस 293, यानी कि समथिंग लाइक दिस। इन शॉर्ट कहूं तो हमें क्या करना होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट यहाँ पे बहुत इजीली हो जाएगी। और हमारा क्वेश्चन भी तो यही था, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक खत्म होते हैं। कैलकुलेशन आप अपने आप देख लीजिएगा। कुछ इस तरह के हमारे पास लॉजिकली क्वेश्चन रहते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।